वो कहते हैं ना कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने की नहीं होती, वो महसूस की जाती है। और कुछ ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर की हमारी एक सब्सक्राइबर राधिका ने, जो उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब वो एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए एक स्कूल में गए थे, एक ट्रेनिंग सेंटर आप उसे बोल सकते हैं, जो कि कर्नाटका में है। और राधिका ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि ये सब लोगों को बताया जाए कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं और आपको एक आइसोलेटेड जगह पर कोई रूम, कोई फ्लैट या कोई घर लेना पड़े, तो सोच समझकर छानबीन करके आप उस जगह को लें। अदरवाइज आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ राधिका के साथ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। डेटा अगर हम देखें, मैं फिर से वही बात बोलूंगा आपसे कि करीबन 70% लोग स्टोरीज देख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, पर पता नहीं क्यों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है और वो हमारे लिए अटर मोटिवेशन की तरह काम करता है। हमें वो पुश करता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और चीजों के ऊपर काम करने के लिए। तो ये बात है 2018 की, जब इनका एक फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ। तो ये जहां पर पढ़ाई कर रहे थे वहां से इनका एक फेलोशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ, जहां से इनको राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना था। और वहां पर 2 साल का इनका फेलोशिप प्रोग्राम था, जहां पर इनको कुछ इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना था और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना था। तो इनके बैच से, मतलब इनका जो स्कूल था, कॉलेज था, वहां से करीबन 7 लड़कियां और 8 लड़के इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे। इनमें से भी करीबन 9 लड़के लड़कियां इन्हीं के बैच के थे, राधिका के बैच के, और बाकी लोग इनके सीनियर थे। ये लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद इनको हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। एक्चुअली हॉस्टल ऐसा था कि कॉलेज के हॉस्टल थे, इस तरह पीजी हॉस्टल्स जो होते हैं जिनको आप ऑक्यूपाई कर लेते हो। तो एक हॉस्टल गर्ल्स को अलॉट हुआ था, किराए से रूम लेते हैं, एक हॉस्टल बॉयज को अलॉट हुआ था। गर्ल्स हॉस्टल में जैसा हमेशा होता है 7 बजे बाद नहीं जाने का रिस्ट्रिक्शन था कि कोई भी 7 बजे बाद गर्ल्स हॉस्टल में ना आ सकता है ना जा सकता है। और लड़कों का तो गर्ल्स हॉस्टल में जाना अलाउड ही नहीं था। लेकिन ये सब सिर्फ पेपर पे रूल्स थे, ऐसा वहां कुछ भी नहीं था। लड़के गर्ल्स हॉस्टल में भी जाते थे, वहां पर बैठते थे, बातचीत किया करते थे, और लड़कियां भी बॉयज हॉस्टल में एंटर कर सकती थी, जो प्रैक्टिकली वहां पे चल रहा था। क्योंकि ये लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वेल ग्रोन अप थे। तो इनमें से कई 1-2 जो थे, बेसिकली कुछ सीनियर्स कपल्स भी थे, और इसी के साथ साथ इनके जो ग्रुप्स थे वो आपस में पार्टीज वगैरह, ड्रिंक पार्टीज वगैरह भी किया करते थे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और ट्रेनिंग भी सब कुछ चल रही थी। लेकिन ट्विस्ट आता है कहानी में 1 साल के बाद, क्योंकि जो सीनियर्स थे वो पास आउट होकर वहां से चले गए, और राधिका और ये सब जो इनका ग्रुप था वो जूनियर्स थे, वो अपग्रेड हुए, और अब नए जूनियर्स ऐड हुए अगले बैच में। इस पूरे ट्रेनिंग ड्यूरेशन के दौरान राधिका और गीता बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि ये दोनों ही थे जो ड्रिंक वगैरह नहीं किया करते थे, किसी तरह की पार्टी नहीं करते थे। बाकी इनके साथ के जो लोग थे उसे आपस में घुल मिलकर पार्टी वगैरह करना इनका काम था। ये दोनों घुमा फिरा करती थी, इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब जो नए जूनियर्स आए उनमें 3 लड़कियां आई थी, और भी बहुत सारी थी, बट 3 जो थी उनमें थी जीनत, सोनिया और रेशमी। इन तीनों लड़कियों ने जब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रात को लड़कों को आते हुए देखा तो ये तीनों ऑफेंड हो गई, और इसके बाद इन्होंने सीधी कंप्लेन कर दी कॉलेज मैनेजमेंट से कि यहाँ पर तो गर्ल्स हॉस्टल में रात के टाइम पर लड़के आते हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीनत ने वहां पर यह भी बता दिया कि हॉस्टल के अंदर ड्रिंक्स वगैरह भी लेकर आते हैं लड़के, और रात रात भर वहां पर रुकते हैं। अब कॉलेज मैनेजमेंट को जैसे ही पता लगा, उन्होंने फटाफट से एक्शन लिया और ये डिसाइड किया गया कि गर्ल्स हॉस्टल को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और नई जगह ढूंढी जाएगी। अब नई जगह ढूंढने में, लीगल पेपर वगैरह साइन करने में कम से कम 1-1.5 वीक का टाइम तो लगता ही है। तो कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि भाई अभी 1-1.5 हफ्ता आप लोग यहीं पर रुको, उसके बाद आपको शिफ्ट करेंगे। बट जीनत जो थी वो बहुत एडमेंट थी, बहुत ज्यादा जिद्दी थी, बोलते नहीं मैं ऐसे माहौल में नहीं रुक सकती, हमें तो आज के आज शिफ्ट करना है। अब उसने क्या किया, ऑफिस का जो हेड मास्टर, जो हेड हॉस्टल वार्डन होता है, वो मतलब जो हैंडल करते हैं, प्लस जो इनका मास्टर बॉय होता है, उन दोनों को बुलाया, उनको 5,000 रुपए दिए और बोला कि आज के आज ही घर ढूंढो, हमको कल शिफ्ट करना है। तो जीनत खुद जाके एक घर देख कर आई और उसने सेटिंग कर ली पूरी कि आज के आज ही शिफ्ट करना पड़े, और कॉलेज मैनेजमेंट को इसकी भनक नहीं लगने दी। वो जो हेड था, जो हॉस्टल को मैनेज करता था बाकी सब बच्चों के लिए भी, उसने, जीनत ने और हेड बॉय ने मिलकर तीनों ने उस हॉस्टल को शिफ्ट करने का पूरा सेटिंग कर लिया। अब सारी के सारे लड़कियां, इसमें जो आपकी राधिका और गीता थी उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी एक फ्रेंड थी रिंकी, जिसका बॉयफ्रेंड उस बॉयज हॉस्टल में रहता था,
और उसको बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नया जगह जो ये देख कर आए थे वो इस जगह से करीबन 3 किलोमीटर दूर थी। खैर, अब कोई क्या कर सकता था, इन लोगों को भी आइडिया नहीं था। इनको ऐसा लग रहा था कि कॉलेज मैनेजमेंट ने ही उस घर को सिलेक्ट किया है। इस सब लोग वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो जो नया हॉस्टल था वो बिल्कुल सेक्लूडेड सा था। एक कॉलोनी के अंदर वो था। कॉलोनी में बाकी जो घर थे वो सब एक दूसरे से जुड़कर बने हुए थे, लेकिन वो घर बिल्कुल अकेला था। ऐसा लग रहा था कि उस घर को कॉलोनी से उठाकर बीच मैदान में रख दिया गया है। ना कोई इसकी प्रोटेक्टिव बाउंड्री थी, ना आसपास कोई घर था, और एक खाली सपाट मैदान में वो घर बीच में खड़ा हुआ था। सब लोग जब वहां पहुंचे तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। राधिका ने गीता से कहा, ये घर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गीता उससे बोलती है, चलना, तुझे कौन सा यहाँ पर घर बसाना है, इंटर्नशिप करनी तो आई है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है, सेक्लूडेड है, किसी की रुक टोक नहीं रहेगी, फालतू का कोई चींचा नहीं होगी। तो बोलती है अच्छा। वो जाते हैं, एक दिन वहां पर रुकते हैं, और एक दिन रुकने में ही राधिका को वहां पर अजीब सा लगने लग गया था। उसने बोला कि यार ये घर थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पर सेफ्टी इश्यूज भी हैं, तो हम मैनेजमेंट वालों से बात करते हैं, कॉलेज वालों से, कि हमें दूसरा घर दिलाया जाए। अब ये लोग, रिंकी, राधिका और गीता, तीनों कॉलेज मैनेजमेंट के पास पहुंचे। उनसे कहा कि सर हमें उस घर में नहीं रहना। तो कॉलेज वाला ने कहा कि हमने तो तुमसे कहा ही था कि 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद हम तुमको शिफ्ट करेंगे। अब तुम लोगों ने खुद से घर डिसाइड किया है तो जाओ और जाके रहो उस घर में। तब जाके उनको पता लगा कि जीनत ने ये सारी सेटिंग करके फटाफट से वहां से शिफ्ट करवा दिया है। आके उन लोगों ने उससे बहुत झगड़ा वगैरह किया, लेकिन अब कोई क्या कर सकता था। कॉलेज मैनेजमेंट भी इनका साथ नहीं दे रहा था, और अब इनको उसी घर के अंदर रहना था। अब ये लोग वहां पहुंच के अब ये डिसाइड होता कि कौन कौन सा रूम लेगा। तो नीचे घुसते ही एक हॉल था जिसका गेट बंद था, तो उसमें जाना अलाउड नहीं था। फिर सीढ़ियां थी, और सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर थी वहां पर रूम्स थे। तो एक छोटा रूम था सीढ़ी के पास में, और बाकी 3 और रूम्स थे। तो जब रूम अलोकेशन की बात आई तो राधिका ने कहा कि भाई देखो, मैं रात को गिटार बजाती हूँ, तो मुझे तुम ये छोटा वाला रूम दे दो। और वैसे बाकी लोग उस छोटे रूम में रहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि सब लोगों को एक रूम पार्टनर चाहिए थी। तो इस तरह से डिसाइड ये हुआ कि राधिका एक रूम में रहेगी, उधर गीता और रिंकी दूसरे रूम में रहेगी, और सोनिया, जीनत और रेशमी तीनों एक रूम में रहेगी। और तीनों, इन सारे लोगों ने अपना अपना सामान वहां पर सेट कर लिया। अब शुरू के 2-3 दिन ऐसे गुजर गए चीज वगैरह सेट करने में, इसलिए किसी अनयूजुअल चीज पर राधिका का ध्यान नहीं दे गया जब तक चौथा दिन नहीं आ गया। राधिका रात को बैठकर गिटार बजाया करती थी। तो उसका जो रूम था, उस रूम में सामने एक बालकनी थी, एक विंडो थी, और पीछे जाकर एक बाथरूम था। तो उसकी विंडो से जो रोशनी आती थी, उसकी रोशनी जो सामने दीवार पे पड़ती थी, तो रात को वो भी उसी विंडो के पास बैठकर गिटार बजाया करती थी। तो उसे अपनी वॉल पर एक शैडो दिखाई देती थी जिसके कर्ली हेयर थे। राधिका के खुद के भी कर्ली हेयर थे। तो शुरू के 2-3 दिन तो उसको यही लगा कि उसकी ही परछाई है, लेकिन चौथे दिन उसको ये रियलाइज हुआ कि दीवार पे जो परछाई दिख रही है वो उसकी खुद की परछाई नहीं है। उस दिन रात को 3 बजे के आसपास वो अपना गिटार विटार के साथ बैठी हुई थी, और तभी उसे वो शैडो दिखाई दी। तो उसको रियलाइज हुआ कि शैडो बन कैसे सकती है। रूम में लाइट ऑन है, खिड़की की तरफ से कोई लाइट आ नहीं रही है, और जो लैंप पोस्ट है रोड साइड का वो बहुत दूर है, उसकी रोशनी पूरी तरह से दीवार में नहीं आ सकती है। और उस परछाई को देखकर जो घबरा गई कि परछाई बन कैसे रही है। खैर, उसने इग्नोर किया, सोचा हो सकता है कहीं ना कहीं से लाइट की वजह से हो रही हो। अगले दिन जब वो सो रही थी तो उसने खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, और रूम की लाइट ऑफ कर दी। और अब वो कंफर्म थी कि लाइट कहीं से नहीं आ रही है, कोई शैडो क्रिएट नहीं होगी। और वही रात को 3 बजे के आसपास, उसकी आदत थी लेट नाइट सोने की, 3 बजे के आसपास उसके दिमाग में आया कि एक बार टॉर्च से लाइट जलाकर देखते हो कि शैडो बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो उसने टॉर्च जलाई और टॉर्च को दीवार की तरफ किया, और जैसे दीवार की तरफ किया उसकी हालत टाइट हो गई। हल्की सी रोशनी जो आ रही थी उसे उसमें साफ साफ किसी की शैडो उस दीवार पर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, और ये देखते उसकी हालत टाइट हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस शैडो को देखती बार बार, है ना, बार बार आंख खोल के देखती उसको। और 4 बजे के बाद वो शैडो एकदम से वहां पे गायब हो गई। मतलब 3 से 4 बजे के बीच में उसे वो शैडो दिखाई दे रही थी। वो घबरा गई थी, लेकिन सुबह उठकर उसने ये बात किसी को नहीं बोली। सुबह वो उठी, वो गीता के पास गई और बोलती, यार मैं ना अपने कमरे में अकेले नहीं सोऊंगी, मैं तो तेरे साथ सोऊंगी। तो गीता ने बोला ठीक है, सो जा। अब अगली रात वो गीता के पास सोने गई, उसने देखा ये जो सब कुछ चल रहा है ना, समर का टाइम है, गर्मियों का, और वो भी राजस्थान की गर्मी, बाड़मेर जो कि रेगिस्तानी इलाका है, वहां की हम लोग बात कर रहे हैं।
राधिका जब अपने रूम में सो रही थी तो बिना कूलर के वो सो नहीं सकती थी, कूलर पंखा दोनों चलाने पड़ते थे। लेकिन जैसे वो गीता के रूम में गई, वो रूम बिल्कुल ठंडा था, लग रहा था कि जैसे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एसी चला के किसी ने मेंटेन कर रखा। उसने बोले यार तेरा रूम तो बहुत ठंडा है, तुझे तो बहुत अच्छी नींद आती होगी। बोलती हाँ यार मेरा रूम तो बिल्कुल ठंडा है। गीता की एक आदत थी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अपने मुंह पर चादर डालकर सोती थी। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, लेकिन राधिका की ऐसी कोई आदत नहीं थी। लेकिन वहां उस रूम में जो टेम्परेचर था उसको भी लग रहा था कि उसको भी चादर ओढ़कर सोना पड़ेगा। उसने गीता से कोई डिस्कशन नहीं किया कि अपने रूम से इस वजह से शिफ्ट हुई है कि उसको अपने रूम के अंदर एक परछाई दिखी थी, और आज की रात उसने गीता के साथ ही गुजारी। अब वो सो तो गई, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा था कि मेरे रूम में वो शैडो दिखाई दी थी, कि इसके रूम में भी शैडो दिखाई देगी। और इसी के चलते 3 बजते ही उसने टॉर्च जलाई, और जैसे टॉर्च जलाई उसकी हालत टाइट हो गई। जहां उसको अपने कमरे में सिर्फ एक शैडो दिखाई दी थी, यहाँ गीता के कमरे में 3 शैडो थी, जिसमें एक शैडो एक बच्चे की थी और 2 शैडो 2 आदमियों की थी। राधिका की हालत टाइट, काटो तो खून नहीं। तो समझ में आया था कि ये मैं कहाँ पहुंच गई हूँ भाई। और वो ये समझ नहीं पाती कि शैडो बन कैसे रही, क्योंकि पूरे रूम की लाइट्स ऑफ है। इट वॉज लाइक कि कोई उस दीवार पे खड़ा हुआ है। अब ना वो सो पा रही थी ना वो जाग पा रही थी। उसने वो चादर अपने मुंह पे लाला और इंतजार करती रही कि कुछ होना। जैसे तैसे उसने समय काटा, और जैसे 4 बजे उसने फिर से टॉर्च जलाई तो शैडोज गायब हो चुकी थी। उसके बाद कहीं जाकर उसे नींद आई। अगला दिन संडे था तो वो लेट तक सो रही थी। करीबन 12:30 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है चिल्लम चिल्ली की आवाज से। तो बाहर से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आ रही कि किसी ने कुछ बंद नहीं किया है, गेट खुला हुआ है, गेट अंदर से बंद है। वो समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है। वो उठकर गई तो जाकर उसने देखा कि सबके सब रेशमी के रूम में हैं और उसके बाथरूम के गेट के पास खड़े हुए हैं, और रेशमी जो है वो बाथरूम के अंदर है। अंदर से रेशमी बोल रही है कि किसी ने बाहर से बाथरूम का गेट बंद किया हुआ, और बाहर सब लोग बोल रहे हैं कि भाई किसी तरह से कोई बंद नहीं किया हुआ है, रूम तेरा अंदर से ही बंद है। और बाकी में बाहर कोई लॉक या कुंडी नहीं लगी हुई थी, बाहर से गेट खुला हुआ था। लेकिन सब लोग उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और वो गेट हिल तक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गेट बुरी तरह से जाम हो गया है। अंदर से भी रेशमी उस गेट को बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत घबराई हुई थी। जब सब लोगों को लगा कि यार गेट जाम हो गया, किसी को बुला के लाते हैं, तो 2-3 लड़कियां वहां से निकलकर कॉलोनी में गई और वहां पर जाकर किसी से पूछा कि भाई कोई ऐसा टेक्नीशियन या कोई आदमी जो गेट को खोल सकता है। उन्होंने उसके बारे में बताया, और जब उसने उन लड़कियों ने कहा कि आपको उस वाले घर में चलना है, मकान नंबर बताया, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। 1, 2, 3, 4 लोगों से उन्होंने बात की, कोई भी उस घर में आने को तैयार नहीं था। जब वो थक गई तो वापस से उस घर में पहुंचती और बताती कि हमने जितने लोगों से बात की कोई भी इस घर में आना नहीं चाहता है। इस बात पे करीबन आधा घंटा गुजर चुका था और अब बाथरूम के अंदर से रेशमी की आवाज आना भी बंद हो गई थी। और फिर जब सब लोगों ने मिलकर वापस उस गेट को खोलने की कोशिश की तो गेट बिल्कुल मक्खन की तरह खुल गया, जैसे ये गेट कभी बंद ही नहीं था। गेट खोला तो अंदर रेशमी बेहोश पड़ी हुई थी। उसको उठा के बेड पे लेटाया गया और उसे होश में लाया गया। जब उसे होश में लाके उससे पूछा गया क्या हुआ अंदर, तो इतना क्यों घबरा गई थी? तो बोलती कि जब मैं अंदर गई तो ऐसा लग रहा था कि कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। देखो ये जो फीलिंग होती है ना, ये वही इंसान बता सकता है जिसके साथ वो हो। कई बार आपको भी ऐसा कहीं गए हो तो लगता हो कोई पीछे से घूर रहा था, आप फील कर सकते हो। तो सेम उसे उस बाथरूम में लग रहा था ये कोई एंटिटी है, कोई चीज है जो उसे लगातार घूर रही है। और जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो गेट बंद हो गया था। उसे लगा शायद मजाक के चलते किसी ने बाहर से गेट बंद किया है। जब उसने चिल्लाना शुरू किया, सारी लड़कियां आई, उन्होंने उसको बताया कि नहीं गेट अंदर से ही बंद है, बाहर से बंद नहीं है। और अंदर से भी गेट बंद नहीं था, यानी ऐसी कोई चीज थी जो रेशमी को बाहर निकलने नहीं दे रही थी। और लगातार उसको ना अपने चारों तरफ बहुत ही हैवी एटमॉस्फेयर फील हो रहा था कि जैसे कोई उसे पकड़ना चाहता है। और पता नहीं कब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी बात सुनकर सब लोगों को लगा कि इसको वहम हो गया है, शायद इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज पढ़ ली या देख ली मूवी वगैरह, उसकी वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन रेशमी ने वक्त जाया नहीं किया। उसने घर पे अपने भाई को कॉल किया और उसका भाई आकर रेशमी को उसके घर ले गया। अब शाम होते होते राधिका का डर वापस आ गया कि वो रात को वापस कैसे सोएगी, क्योंकि उसे तो हर दिन आंख खुलती और उससे वही शैडो दिखती। उसने क्या किया, वो गई एक मेडिकल शॉप पे पास में, वहां से उसने कफ सिरप की बोतल ली। रात को 8 बजे के आसपास पूरी बोतल ठीक है, सो गई कि नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उसमें नशा तो होता ही है। ठीक है जी, वो सो गई। लेकिन रात को करीबन 12:30 बजे के आसपास उसकी आंख वापस से खुली, और आंख इसलिए खुली कि उसे लगा कि इसने उसको धक्का मारा है। तो उसने देखा तो गीता वहीं पे सोई हुई थी, तो वापस से सो गई।
फिर करीबन रात को 3:45 के आसपास गीता उठाती है उसको, कि बोलती कि यार तू मेरे को धक्का क्यों मार रही है बार बार। बोलती है मैंने तुझे धक्का नहीं मारा, मैं तो सो रही हूँ, इवन तूने मुझे करीबन 12:30 के आसपास धक्का मार के उठाया था। तो बोलती नहीं मैंने कोई धक्का नहीं मारा। उसने बोला कि हो सकता है नींदों में हो गया हो, और इस तरह से वो दोनों बातचीत करके वापस से सो गए। अब ऐसा सिर्फ इसी दिन नहीं हुआ, अगले 2-3 दिन तक लगातार यही होता था। रात को इन दोनों को धक्का लगता था जैसे कोई इनको उठा रहा हो, लेकिन जब दोनों उठ के एक दूसरे से बात करते तो दोनों ही मना कर देते थे कि मैंने तुझे धक्का मारा या मैंने तुझे धक्का मारा। अब राधिका रोजाना ही गीता के पास सो रही थी, और कहीं गीता उससे पूछ ना ले इस डर के मारे उसने कहा कि मेरे को घर की बहुत याद आती है, तेरे पास होती तो नींद आ जाती, अकेले रूम में नींद नहीं आती। तो इस तरह से वो रोजाना ही अब गीता के साथ ही सोने लग गई, उसके बेड के साइड पे जाके वो सो जाया करती थी। अब एक दिन शाम की बात है कि करीबन 7:30-8 बजे के आसपास गीता और राधिका छत पर टहल रहे थे कि तभी नीचे हुआ मचता है। सोनिया और रिंकी चिल्लाते अपने रूम से बाहर आते और बोलते कि कृष्ण ये क्या कर रखा है, इतनी बदबू फैला रखी है। उन्होंने नीचे आके देखा, मतलब जाल से, तो वहां सोनिया और रिंकी चिल्ला रहे थे। उन्होंने जब उन दोनों को ऊपर देखा तो भागते हुए ऊपर आए और आकर बोलती है कि तुम लोग अगर कुछ बनाना है तो किचन को कम से कम गैस वैस बंद तो करके आया करो, पूरे घर के अंदर बदबू रही है, तुम बना क्या रही हो, ऐसी सड़ी हुई बदबू से कोई लाश सड़ रही हो। तो दोनों बोलती हम बना रहे, हम तो कुछ नहीं बनाया, जाओ जीनत से पूछो। तो बोलती है जीनत से कौन पूछेगा, फिर सिर के ऊपर आएगी। तो लोग बोलते एक्चुअली जीनत जो थी बहुत ही डोमिनेंट नेचर की थी। जीनत ही वो लड़की थी जो इन सबको इस घर के अंदर लेकर आई थी, और बहुत ज्यादा गुस्से और झगड़ालू थी, तो उससे कोई आसानी से मतलब मुंह नहीं लगता था उसके। तो राधिका और गीता बोलते ठीक है हम लोग जाके देखते हैं, तुम यहीं पे रुको। वो लोग उतर के नीचे गए, किचन में उन्होंने जाके देखा तो जीनत जो थी वो बस दूध उबाल रही थी, और घर में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं थी। वो दोनों वापस ऊपर आते हुए बोलते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, नीचे तो जीनत सिर्फ दूध गर्म कर रही है और हमें तो किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आई। तो दोनों बोलते तुम दोनों की नाक खराब हो गई, चलो हमारे साथ। वो भी नीचे आती है, चारों के चारों पहुंचते हैं। जीनत अब भी अपना आराम से दूध गर्म कर रही थी और घर के अंदर किसी तरह की कोई स्मेल नहीं थी। वो दोनों के दोनों शॉक्ड थी कि अभी 5 मिनट पहले जो इतनी गंदी लाश की तरह की बदबू आ रही थी वो तो कहाँ पे गायब हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं यार, हम दोनों ने, मैंने अकेले ने अगर सेंस किया होता तो बात अलग थी, मैंने और इसने दोनों ने सेंस किया है, बहुत गंदी स्मेल थी। उधर सोनिया बोलती कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही, लेकिन अब वो स्मेल गायब है। तो बोलते हैं हो सकता है कहीं बाहर से स्मेल आ गई हो, तुम लोग इतना घबरा क्यों रही हो। और उसी दिन रात को ये चारों लोग एक साथ एक ही रूम में सोए। जीनत को जनरली लोग अवॉइड किया करते थे, वो अलग रूम में सोया करती थी, और क्योंकि जब भी जीनत को इस घर के बारे में कुछ भी बोलते थे तो भड़क जाती थी। उसको लगता था कि ये चारों लोग वापस से पिछले वाले रूम में जाना चाहते हैं, मतलब जहां पर इनका पुराना गर्ल्स हॉस्टल था वहीं पर ही जाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर ये लोग उससे बातचीत भी नहीं किया करते थे। मतलब मान लो कि एक ग्रुप बन गया था, जीनत अकेली थी और बाकी के चारों साथ में रहा करते थे। तो उस रात को ये चारों एक साथ एक ही कमरे में सो रहे थे, और सोने के बाद फिर से वही चीज चल रही थी, जैसे लग रहा है कोई इनको धक्का मार रहा है। खैर दिन भर के थक जाते थे क्योंकि इनको वहां स्कूल जाना था जो 17-18 किलोमीटर दूर थी, फिर इनका ऑफिस हुआ करता था क्योंकि फेलोशिप के लिए गए हुए थे, दिन भर काम होता था, तो रात तक बिल्कुल थक जाते थे और सोते थे गहरी नींद के अंदर। तो इनको धक्का मार भी रहा तो लगता था कि अड़ोस पड़ोस में कोई स्वरा से लात मार दी होगी या कुछ हो गया होगा। सुबह जब राधिका उठती है तो उठकर बोलती यार तुम में से ना किसी को अगर सुबह रात के टाइम कुछ खाना पीना है ना तो खुद उठ के बना लिया करो, दूसरे को धक्का क्यों मारते हो। उधर से रिंकी बोलती है पागल हो गई क्या, कल रात को तूने तो मुझे उठा के बोला था कि दूध चाहिए। इधर से राधिका बोलती कि मैंने तो नहीं बोला, ये गीता या सोनिया ने बोला होगा। तो उससे गीता बोलती नहीं मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, तुम लोग ही आपस में कुछ बातचीत कर रहे होंगे। ये लोग ये डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी बाहर से जीनत दौड़ती हुई आकर बोलती सुनो सुनो वहां पर कोई है। तो लोग बोलते हैं कौन है, कहाँ पर है। तो जीनत करते बोलती कोई भूत है, कोई भूत है। तो इधर से गीता बोलती है पागल हो गई है क्या, सुबह सुबह कोई भूत दिखते क्या डफर, भूत रात को दिखते हैं और रात को भूत सीधे नहीं दिखते, उनकी शैडो दिखाई देती है। इधर जैसे ही गीता ने ये बात बोली राधिका के दिमाग में क्लिक हुई वो बात, जैसे जैसे गीता ने उसके मन की बात ही कह दी हो, क्योंकि शुरू में राधिका को भी अपने रूम के अंदर शैडोज दिखाई दे रही थी। फिर सबने उससे दोबारा पूछा अच्छा बता चल कौन है। तो बोलती कोई एक लड़का है, एक छोटा लड़का है जो खड़ा हुआ है। तो सब लोग उसकी बात पे हंसने लग गए, अरे पागल, अपने घर की बाउंड्री नहीं है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तुझे ही शौक था ना ऐसे घर के अंदर आने का जहाँ पे लड़के नहीं आ सकते। ले हो सकता है मोहल्ले कोई लड़का आ गया हो, तो पागल होगी इतना डर रही है। जीनत बुरी तरह से डर रही थी, बोल रही कि तुम मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, वहां पर वाकई में कोई एक लड़का है। सब लोग वहां पर उठ के गए, देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने जीनत को बुलाया और दिखाया, देख कोई भी नहीं है। बोलते नहीं वो लड़का यहीं पे खड़ा था और मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि लड़का इंसान नहीं था। बोलते हैं अब तेरा नाटक बहुत हो गया, सुन ऑफिस भी जाना है, स्कूल भी जाना है, चलो तैयार होते हैं सब लोग। सबके सब लोग जीनत को वहां छोड़कर निकल गए
और जीनत बिल्कुल वहां पे स्तब्ध खड़ी हुई थी, क्योंकि उसने वाकई में किसी न किसी को उस गेट पर खड़े हुए देखा था। शाम को जब राधिका वापस आई तो उस हॉस्टल में कोई भी नहीं था। रिंकी जो थी वो बॉयज हॉस्टल पे गई थी एज यूजुअल। गीता और सोनिया मार्केट गए हुए थे और जीनत गई हुई थी पार्लर। राधिका आती है, अपना सामान रखती है, बाथरूम में जाके फ्रेश व्रेश होती है और वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो अपना गाना गाते हुए चेंज वगैरह कर रही थी कि तभी अचानक से उसके रूम की लाइट एक बार फ्लिकर होती है। उसे लगता है कि हो सकता है रूम की लाइट खराब हो गई है। वो एक बार लाइट को फ्लिकर होते हुए देखती है, फिर वापस से अपना गुनगुनाना शुरू करती है कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसे अपने लेफ्ट शोल्डर पर किसी की सांसें फील हो रही थी कि कोई जस्ट उसके पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख ले, बट वो श्योर थी कि कोई ना कोई पीछे खड़ा हुआ है। पूरे घर में कोई नहीं था, उसको समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, और डर के मारे वो एकदम से ब्लैकआउट हो गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो गीता उसके पास बैठी हुई थी और होश में आते उसे पूछती है, तुझे क्या हो गया, तू बेहोश क्यों हो गई थी, और तू कोई जंगल वंगल में कहीं गई थी क्या, किसी जानवर से तेरा सामना हुआ क्या, तेरे कंधे पर ये पंजे का निशान कैसे है, किसी बंदर ने पंजा मारा क्या। तो उसने पूछा कंधे पर निशान, तो उसने टच किया तो उसको दिखाया, उसने तो फोटो खींच के तो दिखाया, तो उसने देखा कि वाकई में उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर किसी के ऐसा खरोंचने का निशान था पंजे से। और उसको ये याद आया कि जब वो यहाँ खड़ी हुई थी तो उसके लेफ्ट शोल्डर पर ही उसे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। ये सब प्रोसेस करते हुए राधिका तुमसे बहुत घबरा कर बोलती है कि इस घर के अंदर वाकई में कोई है। जीनत झूठ नहीं बोल रही थी, मैं अब इस घर के अंदर नहीं रहूंगी, मैं चाहे ऑफिस में सो लूंगी लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और ये बोलकर सीधा वो उस घर से बाहर निकली और सीधा पहुंची अपने फेलोशिप ऑफिस पर। ऑफिस पर पहुंचकर उसने सारी बात सब लोगों को बताई तो सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे और कह रहे थे, कहा 21st सेंचुरी में तुम ये भूत वूत की बातें कर रही है, भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम पागल हो गई हो। तो उसने बोला कि ठीक है, नहीं होते, सही बात है, तो एक काम करो ना, जो भी वहां पर लड़के खड़े थे और ऑफिस वाले लोग थे, कि एक वीक तुम उस घर के अंदर जाकर रहो, फिर मैं तुम लोगों से बात करूंगी, लेकिन मैं अब उस घर के अंदर एक सेकंड भी नहीं रह सकती। थोड़ी देर में राधिका के सपोर्ट के अंदर गीता और रिंकी भी आ गए। पता नहीं उन लोग कुछ फील हुआ या नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम भी इसके साथ ही रहेंगे, हम भी उस घर में नहीं रहेंगे। अब उस घर में रह गए सिर्फ सोनिया और जीनत। 3 दिन तक राधिका, रिंकी, ये सब लोग उसी ऑफिस के अंदर सोए। और चौथे दिन सोनिया भी वहां पर आती है और बोलती है कि राधिका बिल्कुल सही कह रही थी, उस घर में वाकई में कुछ है। सोनिया ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि रात को वो सो रही थी तो किसी ने उसे धक्का मारा। धक्के से जैसे उसकी आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था, जो देखते देखते एकदम से गायब हो गया। और वो बुरी तरह घबरा गई थी और उसके रूम में कोई और था नहीं। उसने कहा कि वो भी अब उस घर के अंदर नहीं रहेगी। और इस तरह से चारों के चारों अब जो इनका ऑफिस था वहां पर आकर रहने लगे। अब जब चारों लड़के एक जगह पर आ गए तो ऑफिसर ने कहा भाई ठीक है, अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम घर चेंज कर लो। तो उन्होंने क्या किया, वहीं जो कॉलोनी थी पास में, वहीं पर घर लिया। और इस कॉलोनी की ये जो घर था, इस घर की विंडो से वो वाला घर दिखता था जहां पर ये लोग पहले रह रहे थे। इन लोगों के साथ साथ ही जीनत को भी शिफ्ट होना पड़ा। वैसे जीनत वहां से शिफ्ट होना नहीं चाहती थी, वो बार बार बोल रही थी, लेकिन फिर ऑफिस जो था उसने मना कर दिया कि अकेली लड़की उस घर के अंदर नहीं रह सकती। अगर इन 4 लड़कियों के साथ प्रॉब्लम हुई है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी लोग वापस से इस नए वाले घर में शिफ्ट हुए। लेकिन जैसा राधिका बताती है कि उसकी विंडो से वो घर दिखता था और उस घर के अंदर एक अलग सा हिप्नोटिज्म था। उस विंडो पे खड़े होकर जब उस घर को देखती थी तो उस घर में खो जाती थी और ऐसा लगता था कि वो घर उसको अपनी तरफ बुला रहा है कि बस अभी उतरकर वो उस घर में चली जाए। तो इस घर में शिफ्ट होने के बाद किसी को कुछ भी फील नहीं हुआ और 1 महीना बड़े आराम से निकल गया। और एक बार इनके ऑफिस की छुट्टी आई, जैसे लॉन्ग वीकेंड होता है, सैटरडे तो हो गया, संडे और मंडे दोनों दिन ऑफ था। तो संडे को जीनत मार्केट गई और मार्केट जाने के बाद वो वापस नहीं आई। अच्छा, अगर इस 1 महीने की बात करें तो अगेन जीनत से सब लोग ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड से रहते थे। कुछ काम होता था उससे बात करते थे, अदरवाइज वो एक तरह से इनसे सेक्लूडेड ही रहती थी और इन लोगों को भी उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। राधिका को इतना पता था कि संडे को मार्केट के लिए निकली है, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब वो वापस कब आती थी कब नहीं आती थी, सीधा अपने रूम में चली जाती थी। तो उनमें से किसी को कोई मतलब भी नहीं था। संडे की रात निकल गई, मंडे को ये सब लोग ऑफिस पहुंचे। तो ऑफिस पहुंचे तो मतलब इनकी जो छुट्टी थी वो सैटरडे संडे की थी। मंडे को लोग ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के बाद जीनत वहां पर नहीं आई। तो जब जीनत नहीं है तो इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने पूछा इनसे कि भाई जीनत क्यों नहीं आई है, तो बोलते पता नहीं कहाँ पर है वो।
तो बोलते तुम लोग का दिमाग खराब है, तुम लोग सब साथ में रहते हो और तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ पर है, जाओ चेक करो। घर पे गए, चेक करके आए, वहां पर जीनत थी नहीं। अब पूरे ऑफिस में हल्ला मच गया, सबने बोला कि कहाँ है जीनत। तो बोलते यार हमने तो उसे कल से देखा ही नहीं है, वो कल संडे को मार्केट के लिए निकली थी लेकिन उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। जैसे ये पता लगा पूरे ऑफिस में वो मच गई कि भैया लड़की गायब है, ढूंढो उसको। हर जगह उसको ढूंढा गया, ऑफिस में, स्कूल जहाँ जाते हैं वहां पर, बीच रास्ते में, बीच में थोड़ा घना मतलब ऐसा वीरान टाइप का भी पड़ता था, हर जगह देखा गया, जीनत का कहीं अता पता नहीं था। थक हार कर जब सारे बैठ गए तो फिर एकदम से राधिका बोलती है कि जीनत को उस घर से बहुत लगाव था, उसी ने वो घर सिलेक्ट भी किया था और बार बार मैंने उसे कई बार देखा है कि वो उस घर की तरफ देखा करती थी बड़ी अलग तरीके से। क्यों ना हम लोग उस घर के अंदर चल के चेक करें। तो ऑफिसर ने जैसे बात सुनी, उन्होंने बोला ठीक है तो जाओ देखो। तो इतना बोलते सब के सब एक दूसरी तरफ देखने लगे, बोले नहीं हम वहां पर नहीं जा सकते। ऑफिसर बोलता है कितने डरपोक हो तुम, चलो सब चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं। तो इस तरह से 8-10 लोग वहां से निकले, उस पुराने वाले घर में पहुंचे और वहां पहुंचकर सबके सब शॉक थे क्योंकि एक कमरे के अंदर जीनत सोई हुई थी। उसे उठाया गया और पूछा गया कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसने बोला कि यार मेरा कुछ सामान छूट गया था, मैं यहाँ पर आई, थोड़ा थक सी गई थी इसलिए मैं यहीं पे सो गई। तो बोला थक गई थी, सो गई, तुझे पता है तू 1.5 दिन से यहाँ पर सो रही है। तो बोला तो क्या हो गया, थकान हो गई थी। लोगों को समझ में नहीं आया उसका जो आंसर था। वो सभी लोग उसको लेकर वापस नए वाले घर पे गए, लेकिन वहां से आने के बाद वो बिल्कुल शांत थी, एक अलग सी उसके अंदर मतलब कामनेस आ चुकी थी, किसी से ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। राधिका और गीता ने बात नोटिस की क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो नॉर्मल होती तो वो ये कहती कि इन सब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मुझसे बातचीत नहीं करते हैं, इस वजह से इनसे परेशान होकर मैं वापस इसी घर के अंदर आ गई हूँ। ये उसका नेचर था जब उससे कोई पूछता। लेकिन आज उसने कुछ नहीं बोला, बस वो चारों की तरफ मुस्कुराई और मुस्कुराकर सीधे अपने रूम में चली गई। अब जैसे शाम हुई तो शाम होते ही जीनत इन लोगों के पास आती, बोलती यार आज सब लोग मिलके साथ में खाना खाएंगे, सब लोग साथ में बनाते हैं। तो इधर गीता, राधिका, रिंकी सुनिए सब शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लड़की जो अकेले रहना पसंद करती है, जिसके सामान में से मान लो जिसके अंडे की ट्रे में से अगर किसी ने 4 अंडे ले लिए, सब साथ में तो रहते हैं, तो बोलते तुमने मेरी ट्रे में से अंडे कैसे ले लिए। वो लड़की आकर ये बोल रही है कि साथ में खाना खाएंगे। खैर सब लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी बहुत ही सुधर रही है तो उसको चांस जरूर देते हैं। तो सबने उसको एक्सेप्ट किया, कहा कि हाँ भाई ठीक है आज हम लोग सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे। तो सभी लोग ऐसे घेरा बना के बैठे हुए थे और पनीर की सब्जी इन्होंने बनाई थी और सब लोग अपना पनीर वगैरह खा रहे थे। तो रिंकी की प्लेट में पनीर खत्म हो गया तो उसने बोला यार पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी, खत्म हो गई क्या, मुझे थोड़ी और चाहिए थी, किसी के पास है। तो जीनत बोलती है कि मेरी में से ले लो। तो उसने बोला नहीं तुम खाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो गया है। अब उसकी बात सुनकर जीनत को थोड़ा गुस्सा आया, उसने अपनी प्लेट वापस ली और वो ऐसे अपने ना हाथ जो होता है एंजाइटी के अंदर हाथ में अपने हाथ चलाना शुरू करता है। उसको गुस्सा आ रहा था रिंकी के ऊपर कि उसने उसकी प्लेट में से खाना क्यों नहीं लिया। अब बस वो रिंकी को बहुत गुस्से से घूरे जा रही थी और वो खाना नहीं खा रही थी। अचानक से गीता ने उसके पड़ी, उसने बोला कि जीनत खाना क्यों नहीं खा रही हो। उसके इतना बोलते ही पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने एकदम से रिंकी का गला पकड़ लिया और बोला मेरी प्लेट में से खाना नहीं खा सकती तू, तुझे खाना पड़ेगा। और यूं करके उसके मुंह में उसने पनीर ठूस दिया और जैसे उसने पनीर ठूसा उधर से रिंकी बहुत तेज चलकर बोलती है क्या कर रही है, तू पागल हो गई है, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। और उसके झटका देते उसने वापस गला पकड़ा और रिंकी नीचे गिर गई और वो उसका गला बुरी तरह से दबाई जा रही थी। इधर सारे लड़के एकदम से पैनिक हो गए, जीनत क्या कर रही है, पागल हुई क्या, छोड़ इसे। सोनिया उसको पकड़ने के लिए गई तो सोनिया को धक्का मारा और सोनिया घिसटते हुए गई और सब लोग शॉक थे कि इतनी ताकत इसके अंदर। और तभी अचानक से वो एक साथ 3 आवाजों में बोलती है। ये 3 आवाजें थी एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की। मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगी तू। उधर सामने रिंकी सांस लेने के लिए तड़प रही थी और तभी हमारा शोर सुन, इन लोगों का शोर सुनकर वो जो मकान मालिक के बेटे थे वो आ गए। उन्होंने आकर देखा तो उन्होंने उसको पकड़े, जैसे कंट्रोल किया और इस सब प्रोसेस, इस सारे इवेंट के दौरान रिंकी जो थी वो बेहोश हो गई थी। ये सब लोग रिंकी के पास पहुंचे ने रिंकी को उठाया और उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और साथ साथ ऑफिस में फोन कर दिया गया कि जीनत बहुत अजीब सा बिहेव कर रही, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। ऑफिस से लोग वहां पर पहुंचे, तब तक वो जो मकान मालिक के बेटे और उनकी जो मालकिन थी उन लोगों ने उसको पकड़कर जैसे नींद की गोलियां दे दी थी और उसकी वजह से जीनत अभी गहरी नींद के अंदर थी। ये लोग रिंकी को दिखा के वापस आए, उसके गले के ऊपर बहुत बुरे निशान हो गए थे, नाखून से छिल भी गया था, ऑब्वियसली उसने पकड़ा था इसलिए। फिर सब कुछ बताया गया ऑफिस अथॉरिटीज को। उन्होंने बोला कि पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम से।
खैर कोई बात नहीं, अभी ये सो रही है, सुबह देखते हैं। सुबह जैसे जीनत उठती है वापस से वो जिद करना शुरू करती है उसी घर में वापस जाने की, उसको उस घर में जाना है। जैसे तैसे वो लोग सब लोग उसको बांध के रखते हैं, ऑफिस वाले आते हैं, उसकी हालत देखकर वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं और साथ साथ जो इनकी हायर अथॉरिटीज थी उनको भी बुलाया जाता है। वो सब आकर इन्वेस्टिगेट करते हैं डॉक्टर और बोलते हैं कि भाई मतलब जो इनकी अथॉरिटीज थी वो कहती है कि इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो, और वैसा ही किया गया। डॉक्टर से चेक करवाया गया और साथ ही साथ इनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग आए और एक बार इसको लेकर जाएं, इसका चेकअप वगैरह करवाएं। नेक्स्ट डे ही जीनत की मम्मी और उसके मामा आए और वो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको वापस से ले गए। और जब राधिका ने आगे चीजें पता करने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया, उसका चेकअप बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज हो चुका है। बहुत अजीब अजीब वो हरकतें करती है, अलग अलग आवाजों के अंदर बोलती है और पता नहीं उसे क्या हो गया है। राधिका ने जब उसके घरवालों से बात की तो उन्होंने यही बताया कि अभी भी थोड़ा अनस्टेबल ही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने कुछ जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी दिखाया है, और वो लोग यही कह रहे हैं कि उस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटीज थी जो जीनत के साथ लैच हो गई है और अभी भी जीनत उनसे फाइट कर रही है। तो ये था राधिका और उसके 4 दोस्तों के साथ वो एक इंसिडेंट जहां पर इनकी एक फ्रेंड मेंटली अनस्टेबल हो गई उस घर में कुछ दिन रहने के बाद। इवन राधिका ने खुद ने फील किया उस घर के अंदर किसी की प्रेजेंस को। कई बार इन सभी लोगों ने, किसी एक ने नहीं, सभी लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर उस घर के अंदर शैडोज को घूमते हुए देखा, और शायद सबसे ज्यादा जो इससे अफेक्ट हुई वो हुई जीनत। जीनत ने ना सिर्फ शैडोज को देखा, उसको वो लड़का भी दिखा था, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और धीरे धीरे शायद इन एंटिटीज ने मैनिफेस्ट करके जीनत को अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसीलिए शायद उस दिन वो उन तीनों की आवाज में चिल्ला रही थी। शायद उस घर के अंदर एक औरत, एक आदमी और एक बच्चे की एंटिटी एग्जिस्ट करती है या उनकी कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है जिसने जीनत को अपने कंट्रोल में लिया। वहां क्या था क्या नहीं इसके बारे में राधिका को आज तक कुछ नहीं पता है। क्यों वो घर सेक्लूडेड था, किसी लोकल ने क्यों इनको उसके बारे में नहीं बताया, और इन्होंने भी उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उसके 1 महीने बाद ये लोग सब भी वहां से वापस अपने घर शिफ्ट हो गए। और इस तरह से इनके साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिसको ही शायद किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन खुद इन लोगों ने इसको विटनेस किया है। और सबसे ज्यादा दुख अगर किसी की जिंदगी में आया तो वो है जीनत। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में उस घर में कोई एंटिटीज लैच थी, या फिर ये सिर्फ जीनत का एक मेंटल डिसऑर्डर है? अगर ये सिर्फ उसका मेंटल डिसऑर्डर है तो जो चीज उसने फील की वैसी ही चीजें बाकी लोगों ने भी कैसे फील की? क्या साइमल्टेनियसली सब लोगों को एक साथ ऐसा फील हो सकता है, या फिर वाकई में उस घर के अंदर कुछ एंटिटीज थी, कोई रेसिडुअल एनर्जी थी? जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इनसे धीरे धीरे इंटरेक्ट करना शुरू किया और इनमें से जो सबसे ज्यादा मेंटली वीक था उसके ऊपर उन्होंने ओवरकम कर लिया। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।